नमस्कार, मैं मंजीत सिंह। अपने टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ ये कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर 2 है। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं, अब ये भाग 2 करने जा रहे हैं। इस भाग में हम सत्याग्रह की बात करेंगे कि गांधी जी के द्वारा ये जो सत्याग्रह चलाया गया उसका क्या अर्थ है, और गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया गया और उसके बाद भारत में भी प्रैक्टिस किया गया, उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सत्याग्रह अगर हम देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य एंड आग्रह। सत्य यानी सच और आग्रह यानी जिद, यानी सच की जिद पकड़ लेना, सच पर अड़िग रहना, अपनी बात को बताने के लिए कि मैं अगर जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, उस पर अड़े रहना और उसको मनवाने के लिए पूरी तरह सर से वहां पर डटे रहना जब तक कि सामने वाले ने जो गलती की है वो उसको मानता नहीं। यानी अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि हम सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं और हम उस जिद पर अड़ जाएंगे और तब तक अड़े रहेंगे जब तक कि वो जो अन्याय हुआ है, जो गलती हुई है किसी के द्वारा, वो उसको स्वीकार नहीं कर लेता। तो गांधी जी ने ये सत्याग्रह जो है वो चलाया। अब इस सत्याग्रह के जो 2 मुख्य हथियार हैं वो भी आप जान लें। इसके लिए उन्हें कोई बुलेट या कोई और कह सकते हैं कि बारूद की आवश्यकता नहीं थी, केवल 2 वेपन थे और वो भी सोशल वेपन कह सकते हैं। एक है ट्रुथ और दूसरा है नॉन वायलेंस, यानी सच और अहिंसा। अपनी बात को मनवाने के लिए हमें अपने सच पर अड़े रहना है और पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय विरोध को जारी रखना है जब तक कि कोई बात हमारी नहीं मान लेना है। और इसके लिए हमने किसी प्रकार के हिंसात्मक तरीके का प्रयोग नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंट रहना है, वायलेंट नहीं रहना है, किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। तो सत्याग्रह है कि अपनी बात पर अड़े रहना, और किस बात के लिए? अपना जो हमारा सच है, और किसके दूसरा माध्यम क्या होगा कि हम अपनी बात मनवाने के लिए, अपने सच पर अड़े रहने के लिए हम ये नहीं कि किसी हथियार का प्रयोग करेंगे। अगर हथियार का इस्तेमाल भी करेंगे तो वो होगा कि हम पैसिव रेजिस्टेंट रह करके, और दूसरा नॉन वायलेंट तरीके से यानी निष्क्रिय तरीके से कह सकते हैं, और दूसरा कि बिना किसी हथियार का प्रयोग करके हम अपनी बात को मनवाएंगे। तो ये सत्याग्रह है। अब क्या है कि गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि वो 1893 में कहां पे गए थे? सबको पता है, साउथ अफ्रीका में गए थे। उससे पहले क्या था, वो इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए थे, इंडिया में वापस आए और इंडिया से फिर वापस साउथ अफ्रीका में गए ताकि अपना जो उन्होंने वकालत किया है उसकी वहां पर प्रैक्टिस कर सके। अब वहां पर सबसे पहले अफ्रीका के अंदर ही उन्होंने अपने इस सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब वो वहां पर गए, अफ्रीका के अंदर भी आपको पता है कि अंग्रेजों का राज था। पहले वहां पर सारे काले लोग थे, लेकिन जब जैसे अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया भारत की तरह, तो अपना वहां पर वो राज करने लगे और वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, रंग भेद होने लगा कि वो कह रहे थे कि हम तो व्हाइट्स हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्लैक हैं, यानी नस्ल के आधार पर वहां पर रंग भेद हो रहा था। अब गांधी जी भी वहां जब गए तो उनके साथ भी उनको कई ऐसे अनुभव हुए जिसको उनको लगा कि इसको दूर करना होगा। जैसे एक बार क्या हुआ, वो एक रेल के डिब्बे में बैठ गए अफ्रीका के अंदर, और जैसे ही वो अंदर गए, हालांकि उन्होंने टिकट करार की थी फर्स्ट क्लास की, जैसे ही अंदर गए वहां से
एक वाइट मैन आया, एक अंग्रेज अधिकारी आया और उसने कहा कि दिस इज नॉट अलाउड फॉर इंडियंस एंड द वाइट पीपल्स। अब गांधी जी ने कहा नहीं, मेरे पास तो टिकट है, नो नो, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल ओनली, उसने ये कहा। अब ये गांधी जी ने विरोध किया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो अधिकारी था वहां पर रेलवे में, जो उस समय किसी पुलिस कर्मचारी को बुलाया रेलवे के अंदर जो ट्रेन में ही था, और उनको कहा कि इस आदमी को यानी गांधी जी को उठा करके बाहर फेंक दो और इनका जो लगेज है, इनका जो सामान है वो भी उठा करके फेंक दो। अब गांधी जी, कुछ लोग वहां पे जानते भी थे, लेकिन गांधी जी तो एक वकील थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, खास करके रंग भेद के आधार पर, जो व्हाइट पीपल हैं ब्लैक पीपल के साथ या इंडियन के साथ या दूसरे देशों से जो लोग आए हैं ब्लैक, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया और सत्याग्रह का सहारा लिया। अब सत्याग्रह क्या है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके अतिरिक्त और भी वहां पर उन्होंने कई ऐसे सत्याग्रह किए ताकि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको, कौन से लोग, जो ब्लैक लोग हैं या नॉन वाइट पीपल हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको भी जो अधिकार नहीं मिल रहे वो भी वहां पर अधिकार उनको मिलने लगे और इसमें वो सफल भी हुए। अब 1893 गए थे और 1915 में वो वापिस लौट आए। 1915 में वो भारत में वापिस लौट आए और यहां पर भी उनके द्वारा कई प्रकार के, जब भारत का भ्रमण किया गया, देखा गया, तो देखा कि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसी स्थितियाँ हैं कि कुछ लोग जो हैं भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनमें चाहे किसान हैं या फिर जो मजदूर हैं, मिलों में काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1900 उनके द्वारा भारत में 3 छोटे आंदोलन चलाए गए, 3 बड़े आंदोलन भी चलाए गए जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने 1917 से 1918 के बीच 3 प्रमुख आंदोलन चलाए जिसमें सत्याग्रह का सहारा लिया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैप बना है। ये मैप जो है हमने आज के संदर्भ में बनाया है, उस काल के संदर्भ में नहीं बनाया। 1917-18 के हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमने इंडिया का मैप बनाया है, क्योंकि हमने जो 3 स्थान दिखाने हैं इसमें, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, उस समय भी भारत में थे और आज भी भारत में है, इसलिए हमने आज के मैप को लिया है। हालांकि अगर हम हटाते तो इधर पाकिस्तान भी होता या बांग्लादेश भी ना होता। 1947 से पहले की बात अगर हम करते, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज का मैप है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2020 लिखा है कि यहाँ पर जो 3 क्षेत्रों को हमने दिखाना है वो उस समय भी भारत में भी थे और आज भी भारत में है। तो सबसे पहले हम चंपारण की बात करते हैं। 1917 में क्या हुआ, यहाँ पे आप चंपारण देख रहे हैं, ये बिहार के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में है। हमने, क्योंकि ये 2 स्थान गुजरात में है और एक बिहार में है, तीनों में से, तो इसलिए हमने दोनों की पॉलिटिकल जो मैप था उनको दिखाने का हमने प्रयास किया है। चंपारण जो है बिहार के बिल्कुल कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ के जो किसान थे उनको अंग्रेजों ने जबरदस्ती कह रखा था कि अपनी जमीन पर आपने नील की खेती करनी है, इंडिगो की प्लांटेशन करनी है। लेकिन यहाँ के जो किसान थे वो ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो जब नील की खेती की जाती है तो उसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती हैं मिट्टी में, धरती के अंदर, और जिससे कई साल तक उस पर दोबारा कोई फसल नहीं हो सकती। और दूसरा ये कहा गया था कि अपना जो आपका सबसे बड़ा भूमि का अच्छा टुकड़ा है, उपजाऊ है, उस पे आपने ये नील की खेती करनी है। अब जो किसान थे बड़े परेशान थे, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर नेता थे उस समय, कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, उनके सहयोग से गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर कह करके आकर के अपना सत्याग्रह का जो प्रयोग था वो शुरू किया। और इस प्रयोग में हालांकि उन्हें पूरी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें कुछ सफलता मिली, जिससे वहाँ पर चंपारण में एक एग्रेरियन एक्ट बना, जिसके तहत वहाँ पे जो किसान थे, जो कल्टीवेटर थे, उनको कुछ अधिकार दिए गए कि वो अपनी जो भूमि है वहाँ पर, उस पर अपने ढंग से जो फसल है वो उगा सकते हैं। अब जो दूसरा
हम बात करने जा रहे हैं वो है अहमदाबाद। ये घटना 1918 की है। एक चीज याद रखें, कई बार क्या होता है कि हम चंपारण के बाद सीधा खेड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है, इसका एक क्रम है। अगर आपको याद रखना है कि पहले कौन सी घटना घटी, CAK याद रखें आप, कॉक। एक सुरभि में एक प्रोग्राम आया करता था टीवी में, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, उसके एंकर हुआ करते थे सिद्धार्थ कॉक। अब कॉक को आप याद रखेंगे तो आपको एक जो ऑर्डर है वो याद रहेगा कि पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। जबकि किताब में कई बार ऐसा लिखा है कि चंपारण के बाद खेड़ा हुआ, ऐसा नहीं था। चंपारण के बाद सीधा अहमदाबाद था, अहमदाबाद के बाद खेड़ा जो सत्याग्रह था वो हुआ। हाँ, तो अब हम बात करेंगे अहमदाबाद में। अहमदाबाद आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर गुजरात के बीचों बीच में, और नीचे वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खेड़ा है। और यहाँ पर क्या समस्या थी कि यहाँ पर जो कॉटन मिल थी, एक सूती वस्त्र मिल थी, वहाँ के किसानों ने हड़ताल कर दी, सॉरी मजदूरों ने एक हड़ताल कर दी। और वो क्या कह रहे थे कि हमारा जो क्या हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर प्लेग फैल गया था। इस हिस्से में, गुजरात के कई हिस्सों में फैला, अहमदाबाद में भी प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से ये लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, वेतन में बढ़ोतरी की जाए। और वो जितना भी उनका वेतन था उसका 50% उसमें इंक्रीज, 50% इंक्रीज मांग रहे थे। लेकिन जो मिल ओनर थे, जो कह सकते हैं मिल मालिक थे, वो ऐसा करने से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे हम तो सिर्फ आपको 20% जो है हाइक दे सकते हैं, यानी वृद्धि जो है 20% तक दे सकते हैं। तब यहाँ पर भी गांधी जी गए, उनको बुलाया गया, और यहाँ पर भी उन्होंने अपना जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो किया। और बाद में एक समझौता हुआ, ये जो मजदूर थे और मिल मालिक की 50% तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन 20% भी नहीं देंगे आपको। एक बीच का एक समझौता किया गया कि आपको 35% बोनस दिया जाएगा, 35% बोनस दिया जाएगा। तो इस प्रकार उनका ये दूसरा जो सब आंदोलन था सत्याग्रह को लेकर के, वो भी सफल रहा। अब जो तीसरा था वो था खेड़ा। खेड़ा आप देख रहे हैं, ये भी गुजरात में ही है, बिल्कुल महाराष्ट्र के साथ थोड़ा सा लगा हुआ है, आसपास कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ये भी जो समस्या थी वो किसानों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर क्या हुआ, फसल जो थी बेकार होगी। आपको बताया था हमने पिछले वीडियो में कि 1914 से 18 के बीच में क्या था कि कई जगह पे फसलें खराब हो रही थी। अब यहाँ पे क्या था, जो फसल खराब होने के बावजूद भी, और यहाँ भी कुछ हैजा भी फैला हुआ था, और यहाँ भी क्योंकि अहमदाबाद के साथ है, यहाँ भी प्लेग था। यानी कई ऐसे कारण इकट्ठे हो रहे थे जिसकी वजह से किसानों की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही थी। और इन्होंने डिमांड की, जो जहाँ पे खेती करते जो किसान अपने जमींदारों से, जो जिनकी वो खेती करते थे, कि हमारा जो लगान है वो माफ कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास तो हमारी फसल ही खराब होगी, हम कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर बाद में, यहाँ पर पहले जो कह सकते हैं जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपको पता ही है देश के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे बाद में 1947 के बाद। उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया, और बाद में यहाँ गांधी जी को भी बुलाया, और गांधी जी ने फिर यहाँ पर अपना आकर के फिर सत्याग्रह का प्रयोग किया, लोगों को साथ लिया, किसानों को साथ लिया। और बाद में एक समझौता हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि पहले 2 साल तक के लिए किसी भी प्रकार का लगान उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इन तीनों क्षेत्रों से, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से क्या हुआ कि गांधी जो यहाँ पर भारत में आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से, धीरे धीरे वो एक स्टार बनते जा रहे थे। उनका जो पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, ऐसे लग रहा था लोगों को कि ये आने वाले समय में हमें कुछ ना कुछ दिलाएगा। और सीधी सी बात है कि किसकी बात हम कर रहे हैं, आज़ादी की। यानी ये जो नेता है, ये जो लीडर है, ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो व्यक्तित्व है, हमें कुछ ना कुछ दिलाएगा। और वो कुछ ना कुछ क्या था, भारत की आज़ादी दिला करके ही रहेगा। और इसलिए लोगों जो थे उनके साथ होना शुरू हो गए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर धीरे धीरे एक राष्ट्रवाद की जो भावना, हमने जो रचना है
बात की थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग आपस में जुड़ते जा रहे थे, चाहे वो किसान थे, मजदूर थे या और अन्य आपस में जो लोग थे। तो इसलिए इस माध्यम से हमने इस नेशनलिज्म इन इंडिया के माध्यम से हमने जो टॉपिक था, सब टॉपिक सत्याग्रह, उसकी बात की कि कैसे धीरे धीरे सत्याग्रह के जरिए गांधी जी जो थे पर्सनैलिटी के रूप में उभर करके सामने आ रहे थे। इसी के साथ धन्यवाद।